गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल के बारे में हम आज ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन पाया जाता है वह क्या कहलाता है। आपको जानते हैं? जैव मंडल। ठीक है, तो जैव मंडल के कितने भाग हैं? जैव मंडल के केवल कुल 3 भाग हैं। उसके बाद पृथ्वी पर पाई जाने वाली आकृतियां क्या कहलाती है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली आकृतियां स्थलाकृतियां कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों आप स्थलाकृतियां के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। तो आज हम स्थलाकृति पृथ्वी की स्थलाकृतियां के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर स्थलाकृतियां के नाम पर जैसे हम आमतौर पर हमारे घर से इधर उधर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, या कहीं पे भी बुकों में, किताबों में, कहीं पे भी अपन देखते हैं तो पृथ्वी हमारे आसपास में मैदान, पर्वत, पठार, कहीं जमीन ऊपर होती है, ऊंची उठी हुई होती है, कहीं नीचे गहराई में दबी हुई होती है। इस प्रकार की ये जो विभिन्न आपको भिन्नताएं देखने को मिलती है उसे क्या कहते हैं? स्थला पृथ्वी की स्थलाकृतियां। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत भी एक तरह की पृथ्वी की स्थलाकृति है। ठीक है, भारत के उत्तर में क्या स्थित है? भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है। पर्वत की सामान्य तौर पर पर्वतों की औसत ऊंचाई क्या होती है? सामान्य तौर पर पर्वतों की औसत ऊंचाई क्या होती है उसके बारे में कुछ जानते हो आप? नहीं यार, कोई बात नहीं। आज हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर, यानी कि कुल ऐसे स्थान जो हमारे आसपास के क्षेत्रों से 600 मीटर ऊंचे हो तथा कई किलोमीटर लंबे हो उन्हें पर्वत कहा जाता है। पर्वत किसे कहा जाता है? ऐसे स्थान जो हमारे आसपास के क्षेत्रों से 600 मीटर ऊंचे हो तथा कई किलोमीटर लंबे हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वत। ये नीचे से छोड़े तथा ऊपर से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे संकरे होते हैं, वैसे वैसे नुकीले या संकरे होते हैं तथा उसके ऊपरी नुकीले भाग को चोटी कहते हैं। जैसे 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 आपके ये उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी ऊंचाई वाले सिरे को क्या कहते हैं? चोटी। ये इनका जो ऊपरी भाग होता है वो नुकीला होता है तथा नीचे का भाग चौड़ा होता है। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। जब पर्वत रेखा के रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। तो बच्चों एक ये भी क्वेश्चन बनता है, पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वत श्रृंखला यानी कि जब पर्वत एक रेखा के रूप में पाए जाते हैं, एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आती है। दूसरी पर्वतों की विशेषता क्या है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आती है। तो अब हम पर्वत की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्वत की परिभाषा क्या हुई? पर्वत के बारे में हम लोगों ने पढ़ तो लिया, इसकी परिभाषा क्या हुई? सामान्य तौर पर हमारे आसपास के क्षेत्र से 600 मीटर
ऊपर उठे हुए भूभाग को हम पर्वत कहते हैं। सामान्य तौर पर हमारे आसपास के क्षेत्र जो 600 मीटर ऊपर उठे हुए भूभाग को हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, आप इसको चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। ये देखो, ये पर्वत का डायग्राम है। इसमें ये सामान्य धरातल आपको दिखाई दे रहा है। सामान्य धरातल से ऊपर ये जो चोटियां हैं वो दिखाई दे रही है। ये नीचे से चौड़े हैं तथा ऊपर जैसे जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ये नुकीले होते जाते हैं। तथा एक और विशेषता मैंने आपको पहले भी बता दी है, जिस तरह इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहां का तापमान भी गिरता जाता है, यानी जलवायु ठंडी होती जाती है। और ये जो लंबाई में है तो मैंने पहले भी बताया, ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर होती है तथा लंबाई किलोमीटरों में होती है। उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। ये आपको पर्वत श्रृंखला का जो चित्र है उससे भी आप समझ सकते हो इसको। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा, तो मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा आपको इस पर्वत के बारे में। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पर्वत की जलवायु आसपास के क्षेत्रों से कैसी होती है? बिल्कुल ठंडी। पर्वत के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? चोटी। एक अपनी स्थलाकृति हो गई पर्वत। पर्वत की तरह वैसे ही कई और भी स्थलाकृतियां तो होती है हमारे आसपास में धरातल पर। वैसे ही नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? पर्वत। बिल्कुल सही है। पर्वतों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? मैंने बताया आपको 600 मीटर। बिल्कुल सही। पर्वत के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? चोटी। बिल्कुल सही। पर्वतों से कम ऊपर उठे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? या पर्वतों से कम ऊपर उठे हुए भूभाग क्या कहलाते हैं? नहीं आ रहा? पठार। तो अपनी दूसरी स्थलाकृति कौन सी हो गई? पठार। पठार के बारे में कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग, कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े जो ऊपर से समतल होते हैं, ऐसे भूभाग जो ढाल कम होती है, ऊंचे कम होते हैं तथा ऊपर से चौड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। इनका उपयोग अधिकांशतः चारागाह में किया जाता है। पठारों का उपयोग अधिकांशतः किस में किया जाता है? चारागाह में। यानी कि पठारों पर अक्सर ज्यादातर पशुओं को चराने के लिए ही उस भूमि का उपयोग किया जाता है, चारागाह के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं पर संभव हो वहां निचले पठारों में कृषि भी की जाती है। कहीं कहीं पर भी संभव होता है वहां निचले पठारों में कृषि कार्य भी किया जाता है। यानी कि जिन पठारों की औसतन ऊंचाई कम होती है वहां पर कृषि कार्य भी किया जाता है। कृषि इसमें अपन पठारों की अगर उदाहरण लें तो दो पठार है भारत में, दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार। ये दो पठार। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और भारत में
दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार, दो प्रकार के पठार पाए जाते हैं। पठारों में खनिज के भंडार अधिक पाए जाते हैं। दूसरी बात, पठारों की और क्या विशेषता है? पठारों में खनिज के प्रकार अधिक पाए जाते हैं, यानी कि पठारों में खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसमें जैसे लोहा, कोयला आदि। ये हो गई अपने पठार। पठार हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो पठार की अपन परिभाषा लिखेंगे। पठार किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर हमारे आसपास से कम ऊपर उठे हुए भूभाग को हम पठार कहते हैं। पठार दो कौन, और इनकी ऊपर से ये ऊपर से समतल होते हैं। समतल होते हैं। और पठार कितने हैं? दो। दक्कन का पठार, प्रसिद्ध पठारों की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा छोटा नागपुर का पठार। ये हो गए अपने पठार। सामान्य तौर पर हमारे आसपास से कम ऊपर उठे हुए भूभाग को हम पठार कहते हैं। ऊपर से समतल होते हैं। पठार ऊपर से समतल होते हैं। और पठार कौन कौन से? दो पठार है, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। अब आपको शायद पठार समझ में आ गया होगा, तो मैं अब आपसे क्वेश्चन करूंगा कुछ, वो क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे। निचले पठारों पर क्या की जाती है? अभी मैंने बताया पहले, बिल्कुल सही, कृषि की जाती है। पठारों में किसके भंडार अधिक होते हैं? खनिजों के भंडार, बिल्कुल सही। अपने दो हो गए इस्तेला कृतियां में। आज का टॉपिक अपना इस्तेला कृतियां, पृथ्वी की इस्तेला कृतियां। इसमें एक तो हो गई पर्वत, दूसरा हो गया पठार, तीसरी इस्तेला कृति कौन सी है? अधिकांश लोग किस भूभाग पर रहते हैं? मैदान, बिल्कुल सही। मैदानी भाग किस कार्य के लिए उपयुक्त है? बिल्कुल सही, खेतीबाड़ी यानी कि कृषि के लिए। कृषि के लिए मैदानी भूभाग क्यों श्रेष्ठ है? नहीं आ रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे अब। तीसरी अपनी इस्तेला कृति कौन सी है? मैदान। सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। मैदान किसे कहा जाता है? सामान्य तौर पर जो समतल भूभाग होता है, हमारे आसपास में कई, जैसे गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास में खेत वगैरह पड़े रहते हैं, या कोई जमीन अगर बंजर भी पड़ी रहती है, तो भी ज्यादा सामान्य तौर पर जो समतल पड़ी रहती है उसको अपन मैदान कहते हैं, मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से भी कम होती है। मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी होती है? 300 मीटर से भी कम होती है। पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर से अधिक। और मैदान की ऊंचाई 300 मीटर से भी कम होती है। तो इसका मतलब पठार की औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 300 मीटर और 600 मीटर के बीच में।
300 मीटर से भी कम होती है। पृथ्वी की कुल स्थलीय भाग की सतह के बराबर आधे भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। पृथ्वी की कुल सतही भूभाग के आधे भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। यानी कि मैदान कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? कुल मिला के अपनी पूरी पृथ्वी है उनके आधे भूभाग के बराबर मैदान पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं। दूसरी बात, मैदान किन के द्वारा पोषित होते हैं? नदियों के द्वारा। नदियों के बहाव क्षेत्र से मिट्टी बहाकर लाई जाती है। मिट्टी, गाद वगैरह उनका जो जमाव होता है, उनसे मैदानों का निर्माण होता है। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं और मृदा बहाकर लाई गई मृदा से जमने से इनका निर्माण होता है। इसके कारण ये उपजाऊ होते हैं। मैंने पहले बताया आपको, इसमें खाद वगैरह जो होता है वो जमता है, नदी से बहाकर लाती है फिर जमता है, उसके कारण ये उपजाऊ होते हैं। और कृषि यहाँ अधिक की जाती है। और जहाँ, ये तो औपचारिकता है, सीधी बात है कि जहाँ उपजाऊ मिट्टी अधिक होगी वहाँ कृषि भी अधिक की जाती होगी। यहाँ कृषि अधिक की जाती है, अधिक मात्रा में होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में मुख्य तौर पर 2 मैदान है जिनका अपन उदाहरण दे सकते हैं। एक तो गंगा का मैदान, एक ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो बहुत ही उपजाऊ है और अच्छी फसलों की पैदावार वगैरह भी होती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान सपाट भूमि होने के कारण यहाँ परिवहन आसानी से होता है। दूसरी बात, नेचुरल, ये तो सामान्य है कि जहाँ पे सपाट भूमि होगी, एकदम समतल होगा, वहाँ आवाजाही की कोई समस्या नहीं होगी, परिवहन के साधन आराम से चल सकेंगे, तो फिर वहाँ परिवहन की तो कोई समस्या होने के सवाल भी पैदा नहीं होता। वहाँ सपाट भूमि होने के कारण यहाँ परिवहन आसानी से होता है। मैदान 2 प्रकार के होते हैं। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला मैदान कौन सा है? आंतरिक। पहला मैदान कौन सा है? आंतरिक मैदान। और दूसरा मैदान कौन सा है? तटीय मैदान। मैदान 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला मैदान है आंतरिक मैदान, दूसरा मैदान है तटीय मैदान। ठीक है, अब अपन इसकी परिभाषा, मैदान तो पढ़ तो लिया आपने, लेकिन अब परिभाषा लिखेंगे आप सभी साथ साथ। जैसे जैसे मैं लिखूंगा सब आप अपने अपनी नोटबुक में उतारेंगे। सामान्य तौर पर हमारे आसपास पाए जाने वाले समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम पाई जाती है। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला तटीय मैदान, दूसरा आंतरिक मैदान।
भारत में दो मैदान जिसके अपन उदाहरण दे सकते हैं, कौन कौन सा है? पहला गंगा का मैदान, दूसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये हो गया अपना मैदान। मैदान का अपन चित्र देख सकते हैं। पहले पर्वत का देखा था, उसके बाद में अब पठार का भी, सॉरी इससे पहले अपन ने पठार पढ़ा था, तो पठार का भी आप चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार का पठार होता है। ये सामान्य धरातल है, बिल्कुल ये सामान्य धरातल दिख रही होगी आपको। यहाँ से ये ऊपर उठा हुआ भूभाग है, यहाँ उसके ऊपर वनस्पति भी होती है, फसल वगैरह भी होती है, छोटे मोटे पेड़ पौधे भी होते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? पठार। ये पठार का चित्र आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद में अपन मैदान का भी चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार मैदान पाया जाता है। ये अपना धरातल है। यहाँ से ये दूरी है बीच की, ये जो आपको दिख रही है ना, ये पेड़ पौधे, ये बीच की दूरी है, यानी ये यहाँ तक पूरा मैदान है। जमीन एकदम समतल है। ये छोटे छोटे पेड़ पौधे, खरपतवार वगैरह मैदान में, अक्सर मैदान खेती बाड़ी के लिए काम में आता है। तो खरपतवार वगैरह ये है। उसके बाद में ये पेड़ है मैदान के कोने पर, या जो अक्सर मैदानों में खेत होते हैं, खेत, दो खेतों के बीच में जो उनका होती है, सीमा होती है, उनके बीच में ये पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, ताकि वो किसानों को आपस में ये ध्यान रहे कि ये इसका है और ये इसका। इसके लिए बीच में ये पेड़ पौधे, पेड़ लगे हुए हैं। ये हो गया आपके मैदान का चित्र, देख सकते हैं आप, आराम से समझ सकते हैं। अब मैं आपको मैदान, आपको समझ में आ गया। एक बार पुनः मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। सामान्य तौर पर हमारे आसपास पाए जाने वाले समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है, कम पाई जाती है। तटीय मैदान, मैदान दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तटीय मैदान, सेकंड आंतरिक मैदान। ठीक है। अब भारत में दो मैदान कौन कौन से हैं? गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलो अब आपको मैदान तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। भारत का कोई एक विशाल मैदान का नाम बताओ। भारत का कोई एक विशाल मैदान, अभी मैंने दो नाम लिखवाए थे, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल सही, गंगा का मैदान। मैदानी क्षेत्रों में घनत्व होता है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में घनत्व कितना होता है, ये मैंने बताया। व्यवहारिक है ये, तो पहले मैंने परिवहन का बताया था। परिवहन, जहां परिवहन अधिक होगा वहां घनत्व भी अधिक होगा। बिल्कुल सही। तो मैदानी क्षेत्रों में घनत्व भी अधिक होता है। ये अपने स्थलाकृतियां, पृथ्वी की स्थलाकृतियां के तीनों स्थलाकृतियां आज के इस हमारे पीरियड में समाप्त हुई। एक फर्स्ट थी अपने मैदान, फर्स्ट था सॉरी पर्वत, सेकेंड पठार और थर्ड मैदान। ये आपके हो गए 300 पॉइंट, ये आपने पूरे कर दिए। इसके बाद में आपको घर जाकर वापस इस यूनिट को पढ़ना है, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, पहले आपको 3-4 में प्रश्न पूछूंगा, उनके आपको उत्तर देने हैं। हाँ बताओ, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। बिल्कुल सही।
दूसरा, हमारे आसपास के ऊपर उठे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? हमारे आसपास के थोड़े ऊपर उठे हुए समतल भूभाग को क्या कहते हैं? मैदान। बिल्कुल सही। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, पर्वतों पर तापमान कैसा होता है? पर्वतों पर तापमान कैसा होता है? बताया था मैंने पहले, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान गिरता है, यानी कि जलवायु ठंडी होती है। ठीक है। मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है? ये भी बताया मैंने, पहले पढ़ाया आपको। मैदानों में परिवहन वगैरह पढ़ा है, उस समय मैंने आपको बताया था। मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाए जाते हैं? बिल्कुल सही। मैदानों में गणित जनसंख्या घनत्व अधिक इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ समतल जमीन होती है तथा आवाजाही तथा परिवहन के साधनों की पर्याप्तता होती है तथा उपजाऊ भूमि होने के कारण वहाँ कृषि कार्य भी होता है। इस वजह से वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है। मैदानों में परिवहन कैसा होता है? बिल्कुल आपको मैंने पहले बताया, अधिक होता है। ठीक है, ये आपके हो गए। इसके अलावा आपको मैं अब होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क आप कल लेके करके आएंगे। पहला,